आखिर क्यों हर सीजन के पहले उर्वरकों के कालाबाजारी शुरू हो जाती है? आखिर क्यों किसानों को सही समय पर उर्वरक नहीं मिलता है? क्या किसानों को ये अधिकार नहीं है कि अगर वो खेती कर रहे हैं तो उनको उर्वरक समय पे मिले? सरकार को इसके लिए सचेत नहीं होना चाहिए? इस तरह की तमाम बातें जो है हमारे किसानों के लिए जब होती है और उस पर हमारे आम जन का साथ नहीं मिलता है तो ये बड़ा दुखदाई होता है। हम इस पर आज चर्चा करेंगे कि इसमें क्या तथ्य है, क्यों विलंब होता है, विलंब जानबूझकर किया जाता है या और कोई कारण है, और अभी जो वर्तमान परिस्थिति है जिसमें कि हम वैश्विक संकट का जो दौर है उसमें उर्वरकों के लिए क्या रहेगा, इन सारे विषय पे हम चाहते हैं कि चर्चा करें। और इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे सुधाकर सिंह जो कि एमपी हैं बक्सर से, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार की जो स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें लोकसभा के सदस्यों के और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है, उसके आप सदस्य हैं, जिसमें कृषि, पशुपालन, सहकारिता और खाद्य प्रसंस्करण जो मूल रूप से किसानों से जुड़ा हुआ है उसमें। तो सर आपका स्वागत है। सबसे पहले आज हम जो चर्चा करना चाह रहे हैं उसमें मुख्य मुद्दा है कि हर बार जब सीजन आता है, खरीफ हो या रबी हो, तो हमारे बाजार से उर्वरक गायब हो जाता है। तो ये कारण क्या लगता है? मतलब आप तो चूंकि इसको नज़दीक से देखे हैं, तो आपकी नज़र में क्या कारण लगता है? देखिए, इस सवाल का जवाब दो हिस्से में दूंगा। एक तो परंपरागत रूप से जो बिहार में फर्टिलाइजर का संकट रहा है उसके संदर्भ में एक मेरा जवाब होगा, और एक वर्तमान जो वैश्विक समस्या है उसके संदर्भ में भी एक जवाब होगा। हम पहले बात कर लेते हैं परंपरागत समस्या। फर्टिलाइजर का जो ज़रूरत होता है खेती में, दो सीजन मुख्य रूप से होता है, एक खरीफ और एक रबी का। खरीफ 3 महीने का, रबी 2 महीने का, ये मुख्य सीजन है 5 महीने। लेकिन जो फर्टिलाइज़र की सप्लाई है वो 12 महीने होते हैं, क्योंकि जो फैक्ट्री है जहाँ से फर्टिलाइज़र बनता है वो 12 महीने चलती हैं। तो 12 महीना जब चलता है, इस 5 महीने का जो रिक्वायरमेंट है वो आता है 12 महीने के भीतर। लेकिन बिहार में क्या हुआ है, लंबे समय से जो फर्टिलाइज़र माफियाओं के चंगुल में बिहार रहा है। यहाँ प्री पोजिशनिंग के लिए बिहार सरकार ने कभी काम नहीं किया। जिस महीने में खपत नहीं है उस महीने का जो सप्लाई के जरिए फर्टिलाइज़र आया उसको प्री पोजिशनिंग करना चाहिए सरकार को, वेयर हाउस में उसको लॉक कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो सब्सिडाइज्ड आइटम है। तब क्या होता है, जब इंटरवेंशन स्टेट का नहीं होता तो जो कंपनियां हैं भारत सरकार की या प्राइवेट कंपनियां, वो अपने कैश फ्लो बढ़ाने के लिए बाजार में पुश करती हैं रिटेलर को, डीलर को कि इसको ले जाओ ले जाओ। वो डीलर और रिटेलर उसको होल्डिंग्स करते हैं, और जब भी होल्डिंग्स होंगे ऑब्वियस इसका उस पर जो इंटरेस्ट का बर्डन होगा और वेयर हाउस का रेंट का बर्डन होगा वो जोड़ देगा, और जोड़ करके उसमें मुनाफाखोरी अलग से जोड़ देगा। तो क्या होता है कि फर्टिलाइज़र 100 से 150 रुपया बैग का दाम बढ़ जाता है। एक परंपरागत बिहार के लिए चुनौती है। लेकिन इसमें सर एक चीज़ तो और होता है कि जैसे कि हम तो जिलावार अलॉटमेंट करते हैं, तो जिस जिले में जिस फसल के हिसाब से उसका भी, चूँकि आप बिहार सरकार में कृषि मंत्री भी रहे, उस दौरान भी आपने इसको देखा होगा, तो क्या ये जिले के हिसाब से अलॉटमेंट के अनुसार फर्टिलाइज़र वहाँ पहुँचता है या उसमें भी कोई हेरा फेरी है? उसमें भी हेरा फेरी है। अलॉटमेंट होता है प्रॉपर, बजट जो बनता है फर्टिलाइज़र का वो बनता है प्रति हेक्टेयर फसल के आधार पे। मक्का लगाना है, चावल लगाना है, गेहूं लगाना है, जो उसका एक एस्टीमेट आता है जिला स्तर से कि इतना हेक्टेयर हमारे यहाँ ये फसल लगेगी, और उसका कंपोजिशन के हिसाब से उसको एक। लेकिन जब सप्लाई में जाता है तो अब माफिया सक्रिय हो जाते हैं। वो माफिया कौन है? नेपाल और बांग्लादेश में फर्टिलाइज़र सब्सिडी नहीं है। अच्छा, तो वहाँ पे जो फर्टिलाइज़र है जो भारत में 250 रुपये का बैग है या 266 रुपये का बैग, वो जाकर के 2600 रुपये का बैग हो जाता है नेपाल में, 10 टाइम्स। तो इसलिए क्या नेपाल से जुड़े हुए जिलों का आवंटन बढ़ा दिया जाता है? आवंटन बढ़ा दिया जाता है। अगर शॉर्ट सप्लाई हुआ तो प्रोपोर्शनेट शॉर्ट नहीं किया जाता उसको, उनका पहले पूरा किया, पहले पूरा मोर देन 100% सेचुरेट कर दिया जाता है। सेचुरेशन से भी ऊपर कभी कभी 110% भी दिया जाएगा। ऐसा आपने देखा है? हम अपने अपने फाइल के नोटिस में मैंने लिया था इसको कि मधेपुरा में, सीतामढ़ी में, रक्सौल में
मोतिहारी में जब फर्टिलाइजर का सप्लाई 30% कम था तो प्रोपोर्शनेट 30% कटौती होना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसको 110% उसको कर दिया लोगों ने। और बाकी जैसे जो फसल जहाँ अच्छा होता है शाहाबाद में या सोन के किनारे, वो मगध का क्षेत्र हो या शाहाबाद का, यहाँ 50-55% सप्लाई था और एवरेज 70% सप्लाई हुआ था। तो ये इस तरीके का जो माफिया लोग हैं वो, और जब मैंने इसको चेंज किया रोस्टर को, तो आश्चर्यजनक था कि क्रिप्को का सीएमडी, इफ्को का सीएमडी, एनएफएल का सीएमडी, कई कंपनियों के सीएमडी जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी से के रैंक से ऊपर होते हैं, वो आकर पटना डेरा डाल दिए कि ये कौन ऐसा आदमी मंत्री हो गया जो अपने से डिसाइड कर रहा है कि फर्टिलाइजर का कहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ये तो कोऑपरेटिव की सारी संस्थाएं हैं, भारत सरकार का इसमें भूमिका होती है, तो उनके सीएमडी भी क्या इस लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं? आप तो जानते हैं इफ्को की अवस्थी, वो रिटायर ही नहीं हुए। देश के कई प्रधानमंत्री आए, कई प्रधानमंत्री रिटायर हो गए, लेकिन इफ्को के सीएमडी अभी तक रिटायर नहीं हुए। करीब करीब वो सुनते हैं 85 या 90 साल के हैं। पता नहीं किस स्वर्ण भस्म खाते हैं कि वो स्वस्थ हैं एकदम और अभी भी सरकार चला रहे हैं। स्वस्थ होना अलग बात है और व्यवस्था में टिके रहना एक अलग बात है। तो आश्चर्य है ना, जो विश्वगुरु वाली व्यवस्था उसमें भी वो टिके हुए हैं, जो जिन पर आरोप था कि भ्रष्ट लोग हैं उनमें भी टिके हुए हैं। तो आखिर वो कौन उनके भीतर इतनी मेरिट है कि वो आज भी टिके हुए हैं? बट आप ये बताइए कि तब फिर हम लोग इस विषय पे क्यों चर्चा करते हैं? तब तो ये पूरी सरकार ही लगी हुई है इस व्यवस्था में, तो हमारे किसान सीजन के समय में क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको मिल जाए, सही समय पे मिल जाए? तब तो कभी सही कीमत पे नहीं मिलेगा। देखिए, अभी एक छोटा पार्ट हमने बताया, दूसरा पार्ट अभी बता रहे हैं। वो तो वैश्विक दृष्टिकोण से अभी वैश्विक पर नहीं आ रहा हूं, उसके पहले भी एक पार्ट है। एक पार्ट और है। वो क्या है? वो दूसरा पार्ट ये है कि हर सब्सिडी आइटम के साथ नॉन सब्सिडी आइटम टैग होता है। वो जिंक है, सल्फेट है और इस तरह के जो नैनो यूरिया, नैनो वो डीएपी, ये यूजफुल नहीं है किसान के लिए। तो ये लोग सब्सिडी आइटम के साथ उसको टैग कर देता है कि आपको जब तक ये नहीं आइटम मेरा लीजिएगा जो बाजार मूल्य से 2 गुना होता है, अगर हम उसी चीज़ को, जिंक को या सल्फेट को बाजार में लें जो पैकेट, उससे आधे कीमत पे मिला, उससे आधे कीमत पर अच्छी गुणवत्ता का मिलता है। बट नैनो यूरिया की जब आप बात किए कि तो नैनो यूरिया तो सरकार की एक प्रयास थी कि इसमें उर्वरकों का खपत कम होगा, तो आप उसको कैसे कह रहे हैं कि वो उपयोगी नहीं है? हमने इम्पैक्ट एनालिसिस होता है, कोई भी हम जब प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट में तो एक इम्पैक्ट एनालिसिस होता है फसल पर। जो फसल पे जो आया उसमें हर जगह लगातार ये उत्पादन कम होने की शिकायतें आई, मतलब वो प्रभावशीलता नहीं था उसमें। और दूसरा था कि उसकी अगर हम लागत को देखें तो उसके परचेज तो बैग के बराबर ही आता है, सरकार को बचत जो हो जाए, लेकिन उसके जो छिड़काव में बहुत अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है और बहुत उसमें ह्यूज मैन पावर डिप्लॉयमेंट होता है। तो इसका भी खामियाजा किसान को भोगना पड़ा। और जो फसल पे छिड़काव हुआ वो नैनो पार्टिकल्स या यूरिया, उसका इम्पैक्ट भी नहीं आता फसल में, उसका उत्पादन भी घट जाता है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस पर एक रिपोर्ट भी दिया है कि पैडी में लगभग 26% और वीट में 19, मतलब कुछ ऐसा एक आंकड़ा उन्होंने ट्रायल करके बताया कि इसका उत्पादन घटा है। तो ये सत्य है। तो लेकिन अब एक बात बताएं, क्या ये पहले से बगैर किसी ट्रायल का उतार दिया गया बाजार में? अभी देश में कृषि रिसर्च में जितनी धोखाधड़ी है दुनिया में कहीं नहीं है, भारत के भीतर। मैं एक हिस्सा आपको इस पर बता दूं, दूसरा हिस्सा बाद में बताएंगे। आज देश में कृषि रिसर्च कुछ नहीं होता। हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट मल्टीनेशनल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, या उनको हम बोलते हैं साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा जो डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देशों को कैप्चर करने के लिए कृषि को, जिन कंपनियों को, जायंट कंपनियों को बनाया है, वो कंपनियों को भारत में रबर स्टाम्प आईसीआर है। और उनकी टेक्नोलॉजी होती है, उनका रिसर्च होता है। भारत सरकार से एक ज्वाइंट ऑपरेशन में आईसीआर के साथ वो आते हैं, हमारा आईसीआर उस पर मुहर लगाता है कि आपकी टेक्नोलॉजी सही है, और उसी को फिर हम लोग दे देते हैं। और बाकी एक्सटेंशन में चला जाता है। एक्सटेंशन में भी गवर्नमेंट के जरिए नहीं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं,
केवीके हैं, आईसीआर उसके जरिए नहीं, प्राइवेट कंपनियां शायद सीधे जाती हैं, एक्टिवेट होती हैं और वो 10 गुना 12 गुना दाम पर उस समान चीज़ को भेजती हैं। आप बीज में देख लें, मक्का का बीज 700 रुपया केजी, 25 रुपया केजी का मक्का, वो 700 रुपया केजी का बीज कैसे देश में बिक रहा है? आप सरसों 60 रुपया किलो बिकने वाला, 65 रुपया किलो बिकने वाला सरसों, उसका 1100 रुपया बीज का कैसे दाम हो गया? आप एक आता है, लोग शहरों में आजकल खाते हैं, ताइवानी उसको बोलते हैं, अमरूद नहीं ताइवानी अमरूद नहीं, ये तरबूज टाइप होता है, बाजार में मिलता, उसका सीड 3 लाख रुपए किलो तो से बेचा गया, चांदी से भी महंगा सीड 3 लाख रुपया केजी। पार्लियामेंट में डिस्कशन में आया, हम लोग तो हतप्रभ रह गए। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके में, जो अकबरपुर का इलाका, वहाँ पे इस तरह की इसकी खेती होती है। इस तरीके से भारत के भीतर हमारी जो संप्रभुता थी, बीज संप्रभुता, जो बायोडाइवर्सिटी थी, जिसके बदौलत हमारी दुनिया में पहचान थी, जहाँ मसाला से लेकर के हम विविध फसलों को हम दुनिया के बाजार तक हमारी पहुँच थी, आज हमारा ख़त्म हो रहा है हमारी संप्रभुता। और तेज़ी से विदेशी कंपनियां हमारे सभी चीज़ों को पेटेंट हासिल कर करके, बीज स्वायत्तता को समाप्त करके हमको गुलाम बना रही हैं और बाजार पे नियंत्रण सरकार का ख़त्म हो चुका है। हमारे पास न पेस्टिसाइड बिल है, न हमारे पास पेस्टिसाइड कानून है, न हमारे पास बीज कानून है, न हमारे पास इस तरह की कोई कानून है जो किसानों के हितों की रक्षा कर सके, सिवा कारपोरेट का। इसमें अभी ये चूँकि विषय बहुत लंबा चौड़ा है और आपका अनुभव भी इसमें बहुत लंबा चौड़ा है, मैं चाह रहा था कि फर्टिलाइज़र में क्या उम्मीद करें कि किसान हमारे जो इस कार्यक्रम को देखें वो ये मान लें कि ये नियति है कि उनको ब्लैक में ही खरीदना होगा, या आपको कोई सुधार इस बार की समस्या वो नहीं है। अभी तक तो किसान की नियति थी कि ब्लैक में खरीद करके भी 100-200 रुपया उसको चल जाता था काम, किसान उसको थोड़ा बर्दाश्त कर लेता था कि चलो खेती करने का दंड सह लेते हैं, वो दंड के रूप में खेती करता है, क्योंकि स्वयं की भी भूख है, पेट की, स्वयं की भी रोजगार भी है, आजीविका भी है, इसीलिए सोचता है दंड ही सह लो, नहीं करेंगे तो दूसरा कौन काम करेंगे देश में, कोई काम मिलता भी नहीं है आज लोगों को। सबसे बड़ी चुनौती है कि वैश्विक आपूर्ति में परेशानी पैदा हुआ है। ईरान इजराइल युद्ध के चलते जो सप्लाई चेन हमारा, लॉजिस्टिक चेन हमारा डिस्ट्रॉय हो गया है, टूट गया। और जहाँ से हम, ईरान से भी हमको आता था, हमको रूस से आता था, उन इलाकों में अमेरिका ऑलरेडी प्रतिबंध लगा रखा है, सैंक्शन लगा दिया है कि अगर वहाँ से कोई भी चीज़ आप लाते हैं भारत के भीतर तो हम आप पर तारीफ का एक बोझ लाद देंगे, अतिरिक्त बोझ लाद देंगे, जिसके चलते हम वहाँ से ला नहीं सकते। यूक्रेन और रसिया युद्ध के चलते भी उस इलाके से रूस आता है, वहाँ से भी, तो पूरा सप्लाई चेन में शॉर्टफॉल है। और ये शॉर्टफॉल है 40% का। 40% का शॉर्टफॉल अगर हम देखें तो सिस्टम में इम्पैक्ट आएगा 10 से 15% केवल इस साल मतलब धान की खेती में, क्योंकि कुछ थोड़ा सा बफर हमारे पास है। बफर मतलब केवल सरकार के पास ही नहीं, कंपनियों के पास ही नहीं, किसान तक नीचे 1 बोरा 2 बोरा रखता है किसान इमरजेंसी के लिए। लेकिन आने वाली चुनौती इससे बड़ी है, गेहूं वाली। जो दिसंबर में गेहूं की खेती होगी वो चैलेंज होगा, तब हमारे पास फर्टिलाइजर नहीं के बराबर होगा और तब हमारी परेशानी बहुत बड़े स्तर पे होगी। और हमारे पास कोई सेकेंडरी मेथोडोलॉजी नहीं है। ध्यान दिया जाए, हम चीपर प्रोटीन सप्लाई कर रहे थे टेक्निकल यूरिया के जरिए, नाइट्रोजन के जरिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। केवल उत्पादन का सवाल नहीं है, आने वाली चुनौती कुछ हमारा जो प्रोटीन चाहिए भोजन में, लंबे समय से इस देश में सबग्रेड प्रोटीन हम सप्लाई कर रहे थे फूड चेन में, टेक्निकल नाइट्रोजन दो दे करके, जिसको हम यूरिया कहते हैं खेतों में, उससे हम फसल में थोड़ी हम प्रोटीन पैदा करते थे और वो हम इनटेक ले रहे थे, जिसके चलते हमारी किडनी खराब हो रही थी, हमारे पास डायबिटीज हमारे गांव में पहुंच गया, हमारे पास ब्लड कैंसर गांव में पहुंच गया। ये सारा चीज़ हो रहा था इसी के चलते। टेक्निकल नाइट्रोजन और एंटी नॉट माने वो पेस्टिसाइड जिसका एंटीडॉट नहीं, मतलब कहा जाता है कि जो जहर वो बिक ही नहीं सकता, बिकना ही नहीं चाहिए बाजार में, जिसका कोई ना कोई एंटीडॉट हो। और भारत में ऐसे बहुत सारे पेस्टिसाइड बिकते हैं जिसका कोई एंटीडॉट नहीं। वो भी एक बड़ा गंभीर मुद्दा है।
लेकिन इससे ज़्यादा हमको एक जो सवाल आता है कि क्या ऐसी क्या है फर्टिलाइज़र में जो हम स्वयं से कभी उसके ऊपर आत्मनिर्भर होने की बात नहीं सोचें, या इतने दिन में हम खुद से क्यों नहीं फर्टिलाइज़र के प्रति इतने सचेत हुए कि बना पाएँ? देखिए, ये स्वदेशी के नारे के साथ आई हुई सरकार और स्वावलंबी सरकार के नारे के साथ आई हुई सरकार का कथनी और करनी में जमीन आसमान का कर है। सरकार कहती है कि हम जैव मिशन चलाएंगे, जैविक मिशन चलाएंगे और प्राकृतिक खेती चलाएंगे, नेचुरल फार्मिंग चलाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग चलाएंगे। बहुत सारे आप मीडिया के हेडलाइंस में देखते होंगे, लेकिन उसमें बजट ऊँट के मुंह में जीरा, कुछ है ही नहीं है। मतलब वो केवल नाम के लिए है, नाम के लिए है। क्योंकि इसमें क्या है, कॉर्पोरेट बाहर निकल जाएगा। जो ही जैविक मिशन होगा और जो ही ऑर्गेनिक मिशन होगा, किसान अपना फर्टिलाइजर खेत पर ही बनाने लगेगा। जीवामृत और इस तरह के जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो पेस्टिसाइड हैं, तो इसमें जो कॉर्पोरेट है, जो बायर जैसी कंपनी, मोन्सेंटो, सिजेंटा जैसी कंपनी, और या भारत की इफ्को, क्रिप्को जैसी कंपनियां का वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो ये कॉर्पोरेट खत्म नहीं होना चाहिए, बाकी कोई खत्म हो जाए इस देश में, ये कॉर्पोरेट रहना चाहिए। कृषि उनके लिए अंतिम युद्ध स्थल है, कॉर्पोरेट के लिए। और आपने देखा होगा अमेरिकी ट्रेड डील में, भारत अमेरिकी ट्रेड डील में कृषि ही सबसे सर्वोपरि है, जहाँ से कि विवाद का मसला फंसा हुआ है और किसानों का संघर्ष है कि हम कृषि क्षेत्र को भारत का नहीं खोलेंगे। कृषि क्षेत्र केवल उत्पादन के लिए नहीं, केवल मार्केटिंग के लिए नहीं, हमारे उसके जो इनपुट है उसके लिए भी दबाव है उनका, कि कैसे हम भारत के भीतर उनका सीड खरीदें, कैसे उनका पेस्टिसाइड खरीदें, जो भारत में कुछ रुका हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं रुका हुआ है, कुछ तो कानून है, हमारे प्लांट प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे पास, उससे कुछ रुका हुआ है, कुछ कानून है। एक चीज़ बताइए, तो अभी अगर हम इस कार्यक्रम को यहाँ थोड़ा ख़त्म करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि फर्टिलाइज़र के इशू पे कोई चर्चा ही ना करें, ऐसे भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए? देखिए, ऐसा होगा नहीं। जो लोग सोचते होंगे शुतुरमुर्ग बनने का, कि हम रेत में अपने गर्दन को शुतुरमुर्ग जैसे डाल देता है तो सोचता है कि तूफान निकल जाएगा, ऐसा होता नहीं। शुतुरमुर्ग बनने की ज़रूरत नहीं है, सरकार को मुकाबला करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमारे पास मैकेनिज्म है, मेथड है, मैं बता दूंगा अगर सरकार चाहे तो। हम इसको, मैंने कहा कि बहुत नेग्लिजिबल इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट तो आएगा लेकिन नेग्लिजिबल इम्पैक्ट आएगा, और इसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं। मतलब ये मान लें कि इस बार उत्पादन कम होगा हमारे किसानों मैं अभी कह रहा हूँ, खरीफ में मुझे उम्मीद कम है कि उत्पादन हो सकता है कि हम बराबर कर जाए, और उत्पादन घटने के कई कारण भी हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज का भी मसला है, लेकिन और फर्टिलाइजर का भी मसला है। लेकिन हमको लगता है कि 10 to 15% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन जा करके रबी में आएगा, वहाँ पे 50% उत्पादन प्रभावित होगा। वो हमारे लिए डिजास्टर होगा फिर वहाँ पर जा करके। इसीलिए ये संकट केवल 3-4 महीना हम मैनेज कर सकते हैं। हम आर्टिफिशियल मैकेनिज्म के जरिए थोड़ा सा हम लोग मैनेज करें, तो आर्टिफिशियल मैकेनिज्म के जरिए हम इसको 3-4 महीने तक इस प्रॉब्लम को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ईरान इजराइल का युद्ध का मसला 3-4 महीने में नहीं सुलझेगा तो भारत ही नहीं, दुनिया के गरीब देशों के लिए डिजास्टर साबित होगा, और इतनी भयानक महंगाई होगी कि लोग खाने बिना मौत होगी दुनिया में। फिर खबरें आएंगी जैसे 66 में हुआ था कि भूख से मौत हुई थी 85 तक, कालाहांडी के इलाके में, उड़ीसा से खबर आई थी, भूख से मौत हुई थी भारत के भीतर। तभी तो हम फूड सिक्योरिटी स्टार्ट किए थे, तभी तो हम फ्री अनाज देना शुरू किए थे सस्ते दर पे। फ्री तो अभी शुरू हुआ है। तो ये परिस्थिति आएगी अगर हम अभी नहीं सजग होंगे तो अभी ये अगर परिस्थिति आ उसके लिए सकती है। प्लान नहीं करें। हाँ, अभी जो आज की ये चर्चा थी मुख्य रूप से जो हमारे फर्टिलाइज़र की जो चुनौती है वर्तमान में और आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट होगा, उसके अलावा बहुत सारे गंभीर मुद्दे सुधाकर जी ने उठाया। हम इस पे कई समय कई सारे कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे आपका यूट्यूब चैनल कृषि का, और मैं राकेश के कश्यप।